आज विश्व गुर्दा दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ ताकि आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब दे पाऊँ और कुछ जो सवाल हमारे पास आए हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर पाएँ। तो मेरे साथ यहाँ पे मिसेज़ रमनदीप हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस लेके आई हैं जो हमारे पास आए हैं, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन अपना इतना ज़रूरी समय निकाला हमारे लिए। सर हमारा पहला सवाल है कि वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है? जी धन्यवाद। देखिए आज जैसे विश्व गुर्दा दिवस है और इंग्लिश में वर्ल्ड किडनी डे भी बोलते हैं, तो ये हमारे जितने भी गुर्दा रोग संस्थान हैं उनके द्वारा घोषणा करी गई कि विश्व गुर्दा दिवस एक दिन जो रखा जाएगा, मार्च का दूसरा गुरुवार है, उस दिन हम विश्व गुर्दा दिवस मनाया करेंगे। और वो हमने इसलिए रखा है ताकि इससे एक गुर्दे के रोग के बारे में जागरूकता पैदा हो सके और सारे लोगों की जो एक प्रयास है गुर्दे के रोगों के बारे में जागरूकता बनाने की और इसके बारे में ज्ञान फैलाने की, तो वो एक दिन सही से इसके लिए रख के और एक दिन में मेहनत करी जाए और इसको इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए कि भाई गुर्दा रोग में क्या क्या समस्याएं होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे कैसे इलाज करा जा सकता है। तो केवल गुर्दे रोग और गुर्दे की बीमारियां और गुर्दे के बचाव के लिए हाईलाइट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए ये विश्व गुर्दा दिवस रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड पेरेंट्स डे होता है, वाइफ्स डे, चिल्ड्रंस डे होता है, इवन एनवायरनमेंट डे, फिशेस डे, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हमारा शरीर जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे ज़रूरी है। तो इसको हमने इसीलिए इम्पोर्टेंस देने के लिए इसको वर्ल्ड किडनी डे इसका नाम रखा हुआ है। थैंक यू सर। सर हमारा दूसरा सवाल है, किडनी की क्या इम्पोर्टेंस होती है? जी, किडनी की इम्पोर्टेंस देखिए आप, किडनी की इम्पोर्टेंस ये होती है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या क्रियाएं चल रही हैं, क्रियाएं होती हैं। तो उन क्रियाओं के द्वारा शरीर में बहुत सारे पदार्थ या प्रदूषण उत्सर्जन होता है जिसको कि हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं मेटाबॉलिज्म से, ये हमारे शरीर को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं और इससे हमारे शरीर के अंदर का संतुलन ख़राब होता है। शरीर के अंदर अलग अलग तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। एक प्रकार का विष होता है ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनको निकालना शरीर से ये हमारे गुर्दे का काम है, या इसे कह सकते हैं कि शरीर को एक तरीके से डिटॉक्सिफाई करना, शरीर के अंदर से ये गंदगी निकालना। यूरिया, क्रेटिनिन और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि शरीर से निकाले जाते हैं गुर्दे द्वारा। अब आपको मैं बता दूं, जैसे जिगर होता है, हमारा लिवर होता है, लिवर भी एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है और गुर्दा भी एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है। तो ये दोनों समन्वय के साथ या सिम्फनी के साथ जिसे बोलते हैं, एक सिनर्जी के साथ काम करते हैं और हमारे बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। तो मेन कार्य गुर्दे का यही होता है। इसके अलावा गुर्दे के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। इसके अलावा बॉडी के अंदर एसिड्स एंड बेसिस जिसे बोलते हैं हम, अगर आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो आप समझते होंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो एसिड्स और बेसिस के बैलेंस को मेंटेन करना भी किडनी का काम होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करना, जिससे कि हमारी हड्डियाँ स्वस्थ रहे। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो बॉडी में जो खून होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, खून की मात्रा बोलते हैं, खून की मात्रा को भी संचालित करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन। उसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जो खून की मात्रा है उसको भी संचालन करता है, पर्याप्त मात्रा में खून को मेंटेन करके रखता है किडनीज हमारी। तो केवल किडनीज शरीर से गंदगी नहीं निकालती, इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा है, हड्डियों का स्वास्थ्य है, एसिड बेस की मात्राएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अभी फ़िलहाल समय की कमी की वजह से बोल नहीं पाऊँगा। तो एक तरीके से किडनीज़ का इम्पोर्टेंस ये है कि आपने अगर कभी ऑर्केस्ट्रा देखा हो तो इन किडनीज़ को बोलते हैं द मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा इन द बॉडी। तो एक शरीर का जो संगीत बज रहा है अलग अलग अंगों का, जिसमें हृदय है, दिल है, दिमाग है
और फेफड़े हैं, जिगर है, इस सब संगीत को चलाने वाला जो है हमारा किडनी ही मेन मास्टर ऑर्गन है, कंट्रोलर है। इसलिए उसकी खराबी से बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सर हमारा अगला सवाल है, किडनी खराब होने के क्या कारण और लक्षण होते हैं? जी, किडनी खराब होने के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि किडनीज़ की एक खासियत होती है। किडनीज़ की एक खासियत होती है कि अगर आप अपने शरीर के अलग अलग विभिन्न अंगों को देखें, जैसे आँखों को देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी दिखना कम हो जाता है तो कितने परेशान हो जाते हैं आप। आपका दिमाग अगर कम काम करने लगे, कुछ समय के लिए आप सोच ना पाएँ, आप परेशान हो जाते हैं। आपका पेट अगर ख़राब हो, पेट में ज़्यादा गैस उत्पन्न हो रही हो या पतले दस्त लग जाएँ या कब्ज़ हो जाए, कितने परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से गुर्दों के साथ परेशानी यह है कि गुर्दे जब ख़राब होना चालू होते हैं और 50% मतलब आधे से ज़्यादा ख़राब होते हैं, तभी उसके लक्षण पैदा होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आधे से ज़्यादा ख़राब होने का मतलब ये है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए बचाव ही सबसे ज़रूरी है। इलाज तो बहुत बाद में आता है, और जब इलाज आता है तब तक आपके लक्षण जो हैं गुर्दे के आधे ख़राब होने के बाद ही दिखाई देते हैं। और जब दिखाई वो आधे ख़राब होने के बाद देते हैं तो आप उसका इलाज या उपचार कब चालू कराएंगे इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो कि एक नॉर्मल टाइप के लक्षण होते हैं या सामान्य लक्षण होते हैं जो और बीमारियों में भी शरीर में आ सकते हैं। तो उसको पहचानना, समझना कि हमारे गुर्दे की वजह से ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट किडनी की बीमारी का जब चालू होता है तो वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए गुर्दे की बीमारियों से बचाव बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। तो किडनी जब आधे से ज़्यादा ख़राब होती है तब इसके लक्षण शरीर में आने चालू होते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि किडनी का क्या काम है, एक तो शरीर के अंदर गंदगी निकालना। तो जब किडनी ख़राब होती है, उसके शरीर के अंदर गंदगी बढ़ती है, तो जब शरीर के अंदर कोई भी जहर या गंदगी बढ़ती है तो क्या परेशानी पैदा हो सकती है? ये परेशानी पैदा होती है कि आपको खाना पचता नहीं है, उल्टियाँ होती हैं, भूख कम लगती है। इसके अलावा मुंह में कड़वापन रहना, शरीर में थकान रहना। थकान इसलिए रहती है कि एक तो शरीर के अंदर पॉइज़न, यूरिया वगैरह बढ़ा हुआ होता है, दूसरा खून की मात्रा कम होने लगती है, तीसरा शरीर के अंदर जब एसिड बढ़ने लगता है तो शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो जब हड्डियों में दर्द होता है या आपको शरीर में दर्द होता है, चलते फिरते दर्द होता है, बैठते हुए दर्द होता है, ये भी गुर्दे के खराबी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि गुर्दे शरीर में द्रव पदार्थों का, लिक्विड का रेगुलेशन करते हैं, संचालन करते हैं, तो शरीर में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, गुर्दा पानी निकाल नहीं पाते पूरा, क्योंकि आप जानते हैं यूरिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते शरीर का पानी बाहर निकलता है। तो जब पानी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता शरीर से तो शरीर में सूजन आने लगती है। तो शरीर में सूजन आना, यूरिन या पेशाब की मात्रा में कमी, घटोतरी हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना, जितनी बार आप यूरिन जाते हैं वो बढ़ जाना या कम हो जाना। इसके अलावा भूख कम लगना, उल्टियाँ होना, थकान होना, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं गुर्दे की बीमारी के, जो कि मैं समझता हूँ कि रोज़मर्रा के जीवन में भी हम लोगों को हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि गुर्दे की वजह से है बड़ा मुश्किल है, और उसके लिए आपको पहले खुद शक हो कि आपको गुर्दे की कोई बीमारी है, उसके बाद आप संबंधित डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी उस प्रकार से जांच कराए तब ये पकड़ में आए, और उसके बाद फिर उसका इलाज चालू। तब तक ज़्यादातर देखा गया है कि काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम आगे डिस्कशन करेंगे, इसमें जानेंगे कि गुर्दे की बीमारियों से कैसे बचा जाता है। सर हमारा अगला सवाल है कि जब किडनी बीमारी हो जाती है उसको पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ऐसा है कि जब किडनी हमारी कमज़ोर हो जाती है तो कैसे पता लगाएं कि हमारे गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि इसके लिए हमें कुछ टेस्ट्स कराने होते हैं। तो टेस्ट्स कौन से होते हैं? देखिए, साधारण रूप से क्योंकि गुर्दों का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है यूरिन बनाना, तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो यूरिन का टेस्ट होता है, पेशाब की जांच होती है, जिसमें कि हम पेशाब को केमिकली भी जांच करते हैं और माइक्रोस्कोपिकली भी जांच करते हैं। उसमें हमें देखते हैं कि किस प्रकार के सेल्स पेशाब में, यूरिन में आ रहे हैं, और केमिकली उसको एनालिसिस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि यूरिन में कहीं शुगर ज़्यादा तो नहीं आ रही, कहीं प्रोटीन ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कहीं पस तो नहीं आ रहा है,
किसी प्रकार का बिलिरुबिन वगैरह बॉडी के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो तो नहीं आ रहे, ब्लड तो नहीं आ रहा है, और कुछ और सेल्स होते हैं जिनको हम कास्ट्स बोलते हैं वो तो नहीं आ रहे हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार के टेस्ट्स होते हैं यूरिन के जो कि हम कर सकते हैं और किडनी के बारे में जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या समस्याएं हैं और क्या क्रियाएं चल रही हैं। इसके अलावा किडनी क्योंकि शरीर के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन नाम के पदार्थों को रेगुलेट करता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि शरीर के अंदर किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के होने की वजह से जब ब्रेकडाउन होता है, जब बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर नित्य ही शरीर के सेल्स जो हैं जो पुराने हैं बॉडी उनको रिप्लेस करती रहती है, नए सेल्स बनते रहते हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं या आपका मसल टिश्यू है आप जानते हैं, या फैट टिश्यू होता है, और अलग अलग प्रकार की, क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है जो कि डेली टर्नओवर बेसिस पे चलती है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं जो पुराने हैं वो बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं सेल्स। हमें अपना शरीर वैसे ही दिखाई देता है जब हम आईने के सामने अपने आप को देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मिनट हमारा शरीर नया होता है, हर मिनट हमारा शरीर बदल रहा है। तो जब सेल्स का जो टर्नओवर होता है जब वो टूटते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होती है वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है, आप जानते हैं पर्यावरण में भी, ज़मीन में भी, सभी जगह पाया जाता है। तो वो प्रोडक्ट्स जब हमारे बॉडी में ज़्यादा होने लगते हैं, और उसके दो कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूरिया और क्रेटिनिन है, तो ये ब्लड में जब बढ़ जाते हैं तो इसको हम किडनी फेलियर या किडनी की विफलता घोषित करते हैं। फेलियर वर्ड नहीं यूज़ करते आजकल, क्योंकि हमारी एक फेलियर बोलने से एक अजीब प्रकार का टेंशन या एक अजीब प्रकार की परेशानी सी पैदा हो जाती है लोगों के मन में, तो इसको हम विफलता बोलते हैं, इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो किडनी इनसफिशिएंसी बोलते हैं हम जब यूरिया क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा सोडियम है, सोडियम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं, आयन है बॉडी के अंदर। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो आयनिक फॉर्म में बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी दिन आपने देखा होगा आपके शरीर में नमक की कमी हो जाती है तो कितनी थकान महसूस होती है आपको कभी लूज़ मोशंस लगे हों और उसके बाद आपका बॉडी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, थकान सी महसूस होती है, आप बिस्तर से उठ नहीं पाते, उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो सोडियम पोटेशियम बड़े इंपॉर्टेंट आयंस हैं हमारे बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जिनको, कि इनके डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हम कराते हैं किडनी के ख़राब होने पे वो है यूरिया है, क्रेटिनाइन है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन, ब्लड का लेवल कम हो जाता है। दूसरा ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा किडनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लड प्रेशर हमारा या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे कुछ कॉमन टेस्ट्स हैं जिसको कि हम KFT के अंडर ग्रुप करते हैं। अगर आप किसी भी लैब के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे सारे किडनी के टेस्ट करा दीजिए, तो वो उसको KFT बोलते हैं। K का मतलब किडनी, F का मतलब फंक्शन, T का मतलब टेस्ट, तो उसको बोलते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके साथ में ब्लड प्रेशर चेक होता है, ब्लड प्रेशर ख़राब हो सकता है, बढ़ सकता है, ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा आप टेस्ट जो और कराते हैं वो उसमें एक अल्ट्रासाउंड आता है। अल्ट्रासाउंड से हम एक किडनी का बाहर से एक फ़ोटोग्राफ टाइप का मिल जाता है हमें, उसमें हम ये देख सकते हैं कि किडनी में सूजन है या सिकुड़न है, किडनी में पस है या ब्लड है, किडनी में पथरी है या फोड़ा है, फुंसी है, सिस्ट है जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ या स्कारिंग है, या किडनी में कहीं और किसी प्रकार की अनियमितता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें अल्ट्रासाउंड करने से पता लग जाती हैं। तो ये मेन टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे भी करा सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट हम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो हम करा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। थैंक यू सर। सर हमारा अगला सवाल है कि डायबिटीज़ और बीपी में किडनी कैसे ख़राब होती है? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, आप अगर मेरे से पूछते हैं कि किडनीज़ ख़राब क्यों होती है, तो इसका मैं जवाब दूंगा आपको। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से आज की डेट में 60 से 70% गुर्दे की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो डायबिटीज़ जिसे मधुमेह बोलते हैं, इसमें आप जानते हैं कि शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन बीमारी शुगर की मात्रा बढ़नी नहीं है। शुगर की मात्रा तो एक प्रभाव है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन किस किस स्तर पे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो रही है इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। क्योंकि आप मान के चलिए मधुमेह या डायबिटीज़ के बारे में आए दिन हम लोग इतने सारे लेक्चर सुनते हैं, इतने आर्टिकल पढ़ते हैं, इतनी शोध हो रही है, इतनी किताबें हैं, इतने प्रकार का लिटरेचर है
जिसको कि आपको लगेगा कि डायबिटीज़ का मतलब है शुगर बढ़ना, लेकिन शुगर बढ़ना तो एक प्रभाव है जो कि एंड रिज़ल्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि आज की डेट में रशिया और यूक्रेन युद्ध पे है, तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि युद्ध हो रहा है, लेकिन कितने सालों से इनके आपस में डिफरेंसेस चल रहे हैं या विवाद चल रहा है ये हम नहीं जानते। तो इसी प्रकार से डायबिटीज़ के अंदर इतनी सारे चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, जिससे कि एंड में अल्टीमेटली ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो एक तो शुगर के बढ़ने से किडनी पे असर पड़ता है, और डायबिटीज़ में जो साथ में जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका भी गुर्दे पे असर पड़ता है। जैसे कि डायबिटीज़ के साथ अक्सर हाई ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ होता है, उसका किडनी पे अलग से असर पड़ता है। डायबिटीज़ के साथ कई बार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फैट की मात्रा जो बॉडी में होती है वो बढ़ जाती है, उसका असर किडनी पे पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के साथ कई बार, अक्सर नहीं, वज़न ज़्यादा होता है शरीर का, उसका वज़न का अलग से असर पड़ता है किडनी के ऊपर। तो डायबिटीज़ में शुगर ज़्यादा होने की वजह से असर पड़ता है किडनी पे। इसके अलावा जो उसके साथ जुड़ी हुई जटिल समस्याएं हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वज़न है, इन सब का असर पड़ता है। ये तो मैंने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जो कि आप ऊपर से देख पाते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं कि ग्रॉस, और जो सूक्ष्म असर हैं, जिसमें कि कई सारे केमिकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर जो डायबिटीज़ में होते हैं, जिसको कि मैं बहुत एक इस तरीके से बता सकता हूँ कि जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बॉडी में कुछ होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा है, आजकल आप हर जगह पढ़ते हैं कि पेड़ के पास जाके बैठें, गहरी सांस लें, और ऑफ कोर्स प्राणायाम करें। ये सब चीज़ें शरीर के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा शरीर एक इस प्रकार का बना हुआ है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान देती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जिसे बोलते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन सांस लेने से नहीं बनती है, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म ख़राब होने से बनती है या बीमारी उत्पन्न होने से बनती है। तो उसमें ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं जो किडनी पे अटैक करती हैं। और भी बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में बता नहीं सकता, उदाहरण के तौर पे नाम ले सकता हूँ, जैसे साइटोकाइंस होते हैं या TGF बीटा, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा बोलते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर बीमारी होने पे उत्पन्न होते हैं, और ये हमारे किडनी में जाके अटैक करते हैं, किडनी के टिश्यूज़ को ख़राब करते हैं। तो ये तो डायबिटीज़ की बात हो गई। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के बारे में आप समझिए कि क्योंकि हमारा किडनी का काम होता है फ़िल्टर करना, और फ़िल्टर किसको करता है? ब्लड को करता है, और ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाता है। तो आप जैसे जानते हैं कि फ़िल्टर जो भी चीज़ करती है, तो जिस भी चीज़ को फ़िल्टर करती है वो उसके ऊपर आके गिरती है। जैसे कि आप चाय की छन्नी होती है, उसके ऊपर आप चाय डालते हैं तो चाय की जो धारा है वो छन्नी के ऊपर गिरती है जाके। तो इसी तरह जब ब्लड जो है, ब्लड की धारा जब किडनी के सेल्स के अंदर जाती है तो यूरिन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर ये धारा ज़्यादा प्रेशर से जाए, अगर आप इसको चाय को बहुत ऊंची हाइट से अगर गिराएंगे और छन्नी कमज़ोर होगी तो फट जाएगी वो। इसी प्रकार से हमारी जो शरीर की किडनी के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, हल्की होती हैं, और एक लिमिट होती है कि वो प्रेशर कहाँ तक टॉलरेट कर सकती हैं, झेल सकती हैं। तो उससे अधिक जब प्रेशर हो जाता है तो वो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनमें धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इसी प्रकार से शरीर के सारे ही सेल्स में हाई ब्लड प्रेशर का असर होता है, और जब धीरे धीरे किडनी के सेल्स ख़राब होने लगते हैं तो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ने लगता है। और ये एक दिन में नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ब्लड प्रेशर 1 मिनट के लिए बढ़ गया या आधे मिनट के लिए बढ़ गया तो आपका किडनी ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर नियमित रूप से आपका बढ़ा रहता है, आप दवाई नहीं खाते हैं, आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, और कई सालों साल आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। उदाहरण के तौर पे मैं यहीं पे बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर की जो एक मात्रा होती है, वो ब्लड प्रेशर की मात्रा जिसको हम ठीक मानते हैं शरीर के लिए, वैसे तो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन ब्लड प्रेशर आज की डेट में ये कहा जाता है कि 130 ऊपर का और 80 नीचे का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पेशेंट है उनके लिए तो इतना होना ही चाहिए। जो जनरल पब्लिक है जिसको कि किडनी ख़राब नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऊपर तक भी हम वेट कर सकते हैं। लेकिन आपने जनरली देखा होगा कि जितनी भी ब्लड प्रेशर की
हम लोग गाइडलाइंस पढ़ते हैं, हम लोगों को बताया जाता है या जितनी शोध हुई है उसमें बताया गया कि ब्लड प्रेशर 120 ऊपर का और 70-75 नीचे का ये आइडियल ब्लड प्रेशर है। इसके ऊपर जाते ही कुछ ना कुछ असर शरीर में आने लगता है और कुछ कुछ बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिसमें कि सबसे पहले गुर्दे पे असर पड़ता है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आप जानते हैं कि बहुत प्रचलित बीमारियां हैं, जीवन शैली की बीमारियां हैं। कुछ हमें आनुवंशिक स्तर पे भी ये बीमारियां मिलती हैं, जैसे जेनेटिक बेसिस पे भी मिलती हैं। डायबिटीज़ फैमिलीज़ में भी चलती है। आपके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादा चांसेस है आपको कि डायबिटीज़ होगी। आपके फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके फैमिली में चांसेस है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका भी। तो इसी प्रकार से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक ऐसे रोग हैं जिनसे कि गुर्दा बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड होता है, और क्योंकि ये पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है तो अगर इसकी परसेंटेज कम भी है, मान लीजिए अगर 100 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसमें से केवल 2-3 का गुर्दा प्रभावित होता है, तो आप मान के चलिए कि अगर हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें अगर 10% को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो हमारी आबादी आप जितनी भी करोड़ मान लीजिए, 120-130 करोड़ मान लीजिए, तो उसमें से अगर आप 10% भी लगा लें तो ब्लड प्रेशर के कितने मरीज़ हो गए हमारे देश में। और उसमें भी आप मान लीजिए कि 5-10% को गुर्दे की बीमारी, तो कितने गुर्दे के पेशेंट हो गए। तो इस प्रकार से आप ये मान के चलिए, क्योंकि बहुत कॉमन है बीमारियाँ, इसलिए इसमें किडनी की बीमारी भी कॉमन है और बहुत पेशेंट देखने को मिलते हैं। सर वैसे तो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन क्या आप इसके बारे में और बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए काफ़ी डिस्कशन अभी इसी चीज़ पे चल रहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर यानी कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप ये हमारी जीवन शैली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और इनको हम अपने एक सीमा तक, एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। व्यायाम से कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से, आहार से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर दवाइयाँ लेने से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमें जेनेटिकली मिली हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियाँ वो हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैं ये बताऊंगा कि दवाइयाँ रेगुलरली खाना है एक बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं जिसको कि मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि क्या हम ब्लड प्रेशर की गोलियाँ ज़िंदगी भर खाते रहें, क्या हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाते रहें। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके कि जवाब ये इस तरीके से दिया जाएगा कि अगर कुछ काम करने से आपके शरीर में रोग नहीं उत्पन्न हो रहा या रोग से बचाव हो रहा है तो वो करा जाना चाहिए। फिर सवाल ये होता है कि जी दवाइयाँ तो केमिकल्स होती हैं, इनको क्या हम रोज़ खाने से हमारे शरीर में दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न होंगे। तो अब इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जीवन में जो कि सिद्ध होके 100% अच्छा होता है। आप सोएंगे भी 8 घंटे के लिए तो अच्छा है, लेकिन 10 घंटे के लिए सोएंगे तो उसका भी दुष्प्रभाव होगा। आप संतुलित आहार खाएंगे, उसका अच्छा असर होगा, लेकिन आप संतुलित आहार नहीं खाएंगे, खाना उटपटांग खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे तो उसका भी असर खराब होगा। तो सही चीज़ सही मात्रा में अच्छी होती है और सही चीज़ अधिक मात्रा में और कम मात्रा में लाभदायक नहीं होती। तो इसी तरह ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम हैं। सही मात्रा में ली जाए, मॉनिटरिंग के साथ ली जाए, उन डॉक्टरों से संपर्क में रहें जो आपका इलाज कर रहे हैं, वो हर चीज़ का देखेंगे कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं डेवलप हो रहे। आप बताइए अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने से कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो। शुगर की दवाइयाँ रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो डाइट पे और मेटाबॉलिज्म पे और शुगर पे इतना काम हो रहा है और हर जगह आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो चैनल्स और वेब पेजेस और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह सब आता ही है लोगों के पास। तो लेकिन मूल रूप से यही सिद्धांत है कि शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लें, जो लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस चल रहा है, वैज्ञानिक जो इलाज चल रहा है उसी के साथ चलें। जो भी आप अलग से करना चाहते हैं जीवन शैली में, जैसे योग है, प्राणायाम है, इसका बहुत अच्छा महत्व है, बहुत अच्छा रोल भी है और ऐसा निकल के भी आ रहा है। हर प्रकार के शोध निकल रही है, शोध रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि योग और प्राणायाम हमारी जो प्राचीन जीवन शैली थी हिंदुस्तान की, भारत की,
जिसमें कि एक समग्र तरीके का जीवन हम लोग नियमित रूप से जीते थे, जिसमें कि योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, संतुलित आहार है, तो शायद उस समय पे इस प्रकार के रोग इतने नहीं थे। हमने ये देखा है कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी अब आजकल बढ़ रही हैं, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें कि अक्सर हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, व्यायाम नाम की चीज़ कम हो गई है, चलना फिरना कम हो गया है, खाने में मीठा और नमक का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप जो करना चाहें, योग है, प्राणायाम है, कोई और विधि का आप दवाइयाँ लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना चाहते हैं, यूनानी विधि की लेना चाहते हैं, सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसको ज़रूर एक बार देख लें कि ये वैज्ञानिक तौर पे कितनी प्रमाणित है, क्योंकि इस तरीके के बहुत हमें भी देखने को मिल रहा है। प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें कि केवल 1-2 वीडियोज़ इस तरह के आते हैं, आप लोग प्रभावित हो जाते हैं उसे देख के कि हम लोग इस तरीके की चीज़ करें तो हमारी गुर्दे का रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसको एक बार इसकी प्रामाणिकता का ज़रूर आप जांच कर लें, है ना, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का इलाज आप लें। सर, किडनी बीमारी में खाने पीने के क्या परहेज करने चाहिए? जी, किडनी बीमारी में देखिए खाने पीने के परहेज़ अलग अलग प्रकार के हैं। अगर आप किस रोग से ग्रस्त हैं गुर्दे की, उस हिसाब से आपको डाइट के बारे में बताया जाता है, उस हिसाब से आपको परहेज़ के बारे में, आहार के बारे में बताया जाता है। अगर आप गुर्दे के पथरी से ग्रस्त हैं तो उसमें आपको पानी ज़्यादा पीना है। अक्सर ये कहा जाता है कि गुर्दे की बीमारी में आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको गुर्दे की पथरी की बीमारी है तभी आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपको गुर्दे की पथरी की बीमारी नहीं है तो फिर आपको जो भी द्रव है या लिक्विड्स हैं वो कितना लेने हैं, ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि ज़्यादा लेना है या कम लेना है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो हैं, खाद्य पदार्थों के बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको निर्धारित रूप से शुगर कम लेना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, नमक कम लेना है। इसके अलावा फिर शुगर के मरीज़ हैं, मधुमेह के मरीज़ हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, जो कि हमारे इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स मेनली आलू है, चावल है, और आटे की जिसे कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे मैदा है, उन सब चीज़ों की मात्रा कम लेनी है जिससे शुगर कंट्रोल में रहे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नमकीन चीज़ें कम लेनी है, तला भुना कम लेना है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो, वज़न ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ जिससे वज़न बढ़ता है, मीठी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, ये कम लेनी है। लेकिन गुर्दे की बीमारी के लिए पर से, मतलब गुर्दे की बीमारी पे डायरेक्टली क्या मना होता है, जब गुर्दा कमज़ोर हो जाता है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, इसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोडियम कम बोलते हैं, सोडियम मतलब नमक, और पोटेशियम भी कम बोलते हैं, जिसमें कि फल और फलाहार आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी किडनी कम काम कर रही है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि किडनी का GFR कम हो गया है, तो उस केस में आपको पोटेशियम की मात्रा कम लेनी है। और पोटेशियम सबसे ज़्यादा फलाहार में होते हैं, जिसमें कि सेब हो, केला हो गया, या जूस वाले फल हो गए जिसमें मौसम्बी है, संतरा है, अनार है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब हैं। तो इसके बारे में लेकिन एग्जैक्टली कितना लेना है और क्या लेना है तो आपको एक बार डॉक्टर से बात करके एक पूरा डाइट चार्ट बनवाना पड़ता है। तो हमने अभी बात करी थी कि गुर्दा कितना जब ख़राब होता है या GFR कम हो जाता है, तो GFR के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि दिल की धड़कन बोलते हैं कि मेरी पल्स रेट कितनी चल रही है। आप लोग अक्सर अपनी दिल की धड़कन, नब्ज़ को नापते हैं कि दिल की धड़कन कितनी चलती है, 10 मतलब 100 के आसपास चलती है, 70 के आसपास चलती है। एक साधारण नब्ज़ 70 से 90 के आसपास चलती है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों को पता होता है 120-80 है, लेकिन GFR ऐसे किडनी के स्वास्थ्य का एक आंकड़ा है, एक फिगर है जिसको कि सब लोग नहीं जानते। तो GFR किडनी का एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको। जी का मतलब ग्लोमेरुलर, F फिल्ट्रेशन, R रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर ये सेल्स होते हैं किडनी के, फिल्ट्रेशन मतलब कितना फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कितना पानी उसमें पेशाब बन रहा है, और रेट मतलब कि पर मिनट या पर सेकेंड कितना कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है तो वो 90 to 100 ml होता है। तो
ये एक मान के चल लीजिए कि GFR जिसे हम बोलते हैं, तो 100 के आसपास होना चाहिए। तो जब ये कम हो जाता है, 60 से नीचे होता है, तो हम इसे बोलते हैं कि गुर्दे की खराबी चालू हो गई है, गुर्दे में बीमारी उत्पन्न होने लगी है। तो इस प्रकार से ये भी जानना ज़रूरी है। और इसको कैसे निकाला जाए, ये तो आप निकाल सकते हैं, ब्लड टेस्ट करके निकाल सकते हैं, डॉक्टर्स आपके निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, या जिनको गुर्दा ख़राब है, गुर्दा कमज़ोर हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि हमारा यूरिया बढ़ा हुआ है, हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, उससे बेहतर सवाल ये रहेगा अगर आप अपने डॉक्टर से पूछें कि हमारा GFR कितना है, कितना परसेंट हमारी किडनी काम कर रही है, या हमारा GFR कितना है। तो अगर आप एक GFR बताएंगे तो या पता होगा आपको अपना GFR, तो बहुत एक अच्छा इसका प्रभाव भी पड़ता है और एक नॉलेज भी डॉक्टर को मिलती है। किसी डॉक्टर को आप जाके बताएंगे डॉक्टर मेरा GFR इतना चल रहा है, 50 चल रहा है, 60 चल रहा है, तो हमें बड़ी उससे मदद मिलती है। उससे हमें पता चलता है कि आपका गुर्दा कितना कमज़ोर है। और फिर इलाज भी ये GFR की वर्गीयता से, कैटेगरी से होता है। GFR जब 15 से कम होता है, हम बोलते हैं गुर्दा विफल हो गया, डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, किडनी चेंज करानी पड़ेगी, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। या हम बोलते हैं GFR आपका 70 से ऊपर है तो गुर्दा ठीक है, या 80 से ऊपर है तो गुर्दा ठीक है। तो बहुत सारे इसमें इसके एंगल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको GFR के बारे में बताया। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, हमारा अगला सवाल है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और गुटखा खाने से क्या किडनी खराब हो जाती है? जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, हमें देखने में मिल रहा है, और इनफैक्ट इंडिया में बड़ा प्रचलित हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरह का फैशन हो गया है बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, और हर जगह पे आपको इस तरह के, स्कूल्स के बाहर भी आजकल बच्चों में भी इस तरह का एक फ़ैशन हो गया है। और सिगरेट पीना एक माना जाता है, जैसे कि इन थिंग माना जाता है, एक फ़ैशन माना जाता है। तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा है अगर वो सुन रहे हों कोई भी, या सुनेंगे बाद में, कि ये कोई फैशनेबल चीज़ नहीं है। बच्चे लोग हमारे सिनेमा पे देखते हैं, हीरोज़ को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, और हमारे देश के हीरो इतने महान हैं कि कुछ अच्छी बात बताने की जगह सिगरेट दिखाते हैं बच्चों को। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्रिएट हो चुकी है हमारे देश में। अच्छा कुछ बताया जाता नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें बच्चे देख के और इंटरनेट पे और इस पे सब उठा लेते हैं। तो सबसे ख़राब अगर आप चीज़ अपने गुर्दे के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये कहा जा सकता है कि स्मोकिंग कर सकते हैं। अगर आपका गुर्दा कमज़ोर है तो आपके लिए तो ये जहर के बराबर है। बीड़ी सिगरेट तो आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पाया गया है कि आपके गुर्दे की बीमारी बहुत तेज़ी से, प्रगति से आगे अग्रसर होगी अगर आपका धुआं आपके शरीर में जा रहा है बीड़ी का, सिगरेट का। और इसी प्रकार से तंबाकू का भी, कोई भी तंबाकू पदार्थ, चाहे वो बीड़ी सिगरेट के रूप में है, चाहे वो खाने का तंबाकू हो, किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन गुर्दे के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा और भी जैसे पदार्थ ऐसे जो मादक पदार्थ होते हैं, या ड्रग्स होते हैं, या अल्कोहल होता है, इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपको किडनी की बीमारी है तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो शरीर की इम्यूनिटी कम होगी और आपके अंदर अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं। तो ये तो कदापि नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा इस पॉइंट पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शायद ये सवाल आप हमारे पास आया भी है, जिसमें कि इसी समय पे मैं इस सवाल को टच करना चाहूँगा। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आजकल देखने में आ रहा है कि बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ है। बहुत अच्छी बात है बॉडी बिल्डिंग, तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रचलन है। गली गली में जिम्नेज़ियम खुल गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे इसमें दिक्कत जो आ रही है आजकल देखने में मिल रही है कि हमारा जो युवा वर्ग है, और कुछ बच्चे भी हैं, युवा वर्ग है, सब लोग मिडिल एजेड लोग भी हैं, वो जिम्नेज़ियम्स में जाते हैं और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाने से ज़रूर आपके शरीर में जो मसल का टिश्यू है वो बढ़ेगा, और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का प्रोटीन खा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, और इसका हमारे शरीर पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जब गुर्दा ख़राब होने लगता है तो हम प्रोटीन की मात्रा कम करा देते हैं। जब आप
पूछ रहे डाइट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो प्रोटीन की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने टच नहीं करा, इसलिए टच नहीं करा कि उसको अलग तरीके से लोग ले लेते हैं कि प्रोटीन कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा नहीं है। गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन भी कम खाना होता है, लेकिन कितना कम खाना है और कितना खाना है, कैसे खाना है, ये तो एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। ये आप अपने आप इस चीज़ का अंदाज़ नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से प्रोटीन जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे गुर्दे पे लोड पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है। एक वो सामान्य रूप से हो, नॉर्मल हो बॉडी, तो किडनीज़ उसको हैंडल कर लेती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो किडनीज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोटीन पाउडर से अगर बेहतर ये होगा कि आप प्राकृतिक रूप में प्रोटीन लें। प्रोटीन पाउडर जितना ज़रूरी है ज़रूर लें, अधिक ना लें, और किसी कही सुनी बात पे आप इस प्रकार के प्रोटीन पाउडर को खाना ना चालू कर दें। अक्सर एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिम्नेजियम्स में देखा गया है कि वो चाहते हैं कि प्रोटीन पाउडर जो उनके यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको दें, या पेपर्स में भी आ रहा है, बहुत एड्स आते हैं, या दुकानों पे भी आप जाएंगे किसी फिज़िकल फिटनेस की दुकान पे तो प्रोटीन पाउडर की डब्बा आपके सामने कर देंगे कि आप ये खाइए, इससे आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होगा, मसल्स ज़्यादा बनेंगे। तो उस प्रकार से करना ठीक नहीं है। अगर आपका जिम्नेजियम में कोई प्रशिक्षित जिम्नेजियम का ट्रेनर है और उनको इस चीज़ का ज्ञान है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उन्हीं से बात करके इसको लिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हमारा अगला सवाल है कि 1 से 10 साल के बच्चों को किडनी की क्या क्या समस्याएं होती हैं? जी, अच्छा सवाल है आपका। ये देखिए, बच्चों में भी विभिन्न प्रकार के गुर्दा रोग उत्पन्न होते हैं, और गुर्दा एक जब बच्चों में प्रभावित होता है तो ये भी देखा गया है, एक तो बच्चा जब पेट में होता है तब भी गुर्दे की बीमारी हो सकती है। अक्सर इस तरीके से आपने सुना होगा या देखा होगा कि गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका जब अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे का, तो इस प्रकार से सुनने में आता है कि जो पेट में बच्चा है उसके गुर्दा नहीं है, या उसके पेट में जो बच्चा है उसका गुर्दा ठीक से बना हुआ नहीं है। तो वहाँ से चालू होता है, क्योंकि गुर्दा एक डेवलपमेंटल ऑर्गन है, और आप जानते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो एक कोशिश का एक सेल से चालू होके पूर्ण शरीर बनता है। ये हमारे कुदरत की एक ऐसी अद्भुत संरचना है। तो इसमें जब कोई चीज़ बनती है तो गलत भी बन सकती है, और एक जगह पे होता है गुर्दा तो वो गलत जगह पे भी हो सकता है। तो इसको हम डेवलपमेंटल एनॉमलीज बोलते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो कई बार ऐसा देखा गया कि गुर्दा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, अपनी जगह पे नहीं होता, जगह पे भी होता है तो उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या होती है, ट्यूमर भी हो सकता है उसमें, या उसमें कुछ और प्रकार के सिस्ट वगैरह हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की गुर्दे रोग हैं जो कि एट बर्थ होते हैं, जन्म पे आपको मिल सकता है। और इसके बाद फिर जब आप बच्चा पैदा होता है तो गुर्दे में कोई और समस्या पैदा हो सकती है, इन्फेक्शन से गुर्दा कमज़ोर हो सकता है, या किसी प्रकार की उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब के रास्ते में रुकावट आ सकती है, पथरियाँ वगैरह भी मिल सकती हैं, या कोई टिश्यू कहीं पे ब्लॉकेज हो सकता है। एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स होते हैं जो बच्चों में, लड़कों में पेशाब का जो रास्ता होता है पूरा, उसमें कहीं ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से वो पेशाब खुल के नहीं आता। तो ये सब ज़्यादातर अगर आप देखें जन्म पे तो डेवलपमेंटल, क्योंकि जन्म पे किसी प्रकार की जीवन शैली की बीमारियां तो नहीं होंगी, क्योंकि बच्चा तुरंत पैदा हुआ है, तो वो जो उसके शरीर में बनावट है उसमें कहीं कोई कमी हुई होगी, इसी वजह से वो गुर्दा रोग होता है। फिर आगे चल के जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो और अलग अलग प्रकार की गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन है जो मैं बताऊंगा, मिलती है सामान्य रूप में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें बच्चों के पेशाब से प्रोटीन की मात्रा लीक होने लगती है, और इसमें बच्चों के शरीर में जो सूजन आ जाती है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि उसके शरीर पे सूजन आ गई, पेशाब से प्रोटीन लीक हो रहा है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम बोलते हैं। ज़्यादातर ये बीमारी 70 से 80% बच्चों में ठीक हो जाती है इलाज के बाद, और 15-20% में दिक्कत देती है, आगे चल के समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और आगे जीवन तक चल सकती हैं ये। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की परेशानी बच्चों में 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में अक्सर मिलती है, और इसमें प्रोटीन लीक होता है पेशाब के रास्ते। इसके लिए अलग अलग फिर हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। स्टेरॉइड्स, आपने नाम सुना होगा, दवाइयाँ हैं जिनका आपने ये भी सुना होगा, बड़ी ख़राब दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स गाँव में बढ़ती हैं, और बिल्कुल स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर के सुपरविजन में या प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए। लेकिन ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर स्टेरॉइड्स का यूजेज होता है, यूज़ करा जाता है। तो वो भी एक किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तभी वो
इस प्रकार की दवाइयाँ देगा। इसके अलावा फिर और बच्चों में और भी परेशानियाँ हो सकती हैं कि यूरिन से रिलेटेड एक ये होता है लक्षण इम्पॉर्टेंट बच्चों में कि बच्चा बिस्तर गीला करता है। ये आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स 2-3 साल 4 साल 5 साल की उम्र तक कई बार उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, यूरिन पास कर देते हैं बेड में, कपड़ों में भी कर सकते हैं, तो इसको एक नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें कि हम ये कहें कि भाई 2 साल का या 3 साल का 4 साल का ठीक हो जाना चाहिए, बट ये है कि बच्चा चलने फिरने लगा, खाने पीने लगा, 3-4 साल का हो गया तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। लेकिन वो अगर काफ़ी उम्र तक 7-8-10 साल तक उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो बिस्तर में पेशाब करता है तो उसका चेकअप होना चाहिए एक बार। ज़रूरी नहीं है रोग हो, कई बार ये बिहेवियर से रिलेटेड होता है बच्चे के, कुछ और परेशानियाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बेड वेटिंग कर सकता है बच्चा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी हो तो उसका भी आपको एक बार प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। उसमें फिर अल्ट्रासाउंड है, यूरिन टेस्ट हैं, कई बार इसमें कुछ प्रकार का रोग भी मिल जाता है जिसका कि इलाज करके बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, अक्सर ऐसा कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका कि उम्र 10-12 साल हो गई, बचपन से ही उनको यूरिन की प्रॉब्लम है और उसका कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया गया उस समस्या की तरफ और वो एक बढ़ के रोग बन गया जिसका कि इलाज फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सर, आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए ऐसा है कि जब गुर्दा पूर्ण रूप से विफल हो जाता है और गुर्दे की वर्किंग जिसको GFR 15 से कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं मोटा मोटा 15% से कम हो जाती है और गुर्दा इतना ख़राब हो जाता है कि जो भी काम कर रहा है वो, और उसकी वजह से शरीर में जो भी कमियां उत्पन्न हो रही हैं वो जीवन के लिए ख़तरा बन सकती हैं। तो उस समय पे हमें इस प्रकार के उपचार करने पड़ते हैं जिसमें कि जो गुर्दे का कार्य है वो हमें किसी बाहरी तरीके से करना पड़ता है जिससे कि खून की सफाई हो सके और शरीर से जो विष है, यूरिया, क्रेटिनिन है और सोडियम पोटेशियम की मात्राएं बढ़ी हुई हैं उसको निकाला जा सके। इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। और डायलिसिस 2 प्रकार की होती है, खून की डायलिसिस होती है, एक पानी की डायलिसिस होती है। खून की डायलिसिस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं जो मशीन से होती है। पानी की डायलिसिस को पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं जो पेट के द्वारा एक प्रक्रिया होती है जिससे करी जाती है। और डायलिसिस के बाद या डायलिसिस के टाइम पे हम चेंज करके किडनी नया भी लगा सकते हैं जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट भी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी से दूसरे से एक किडनी लेकर के, गुर्दा लेकर के और पेशेंट में फिट करा जाता है ऑपरेशन के द्वारा, तैयारियां करने के बाद, जिससे कि एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके पेशेंट। तो दोनों ही प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है। और अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम कर सकते हैं आगे। सर, क्या डायलिसिस से कमज़ोरी भी आती है? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। एक भ्रांति इस प्रकार की बड़ी कॉमन है लोगों में कि डायलिसिस कराने से कमज़ोरी आती है। अब ऐसा देखने में आया है कि जब पेशेंट्स डायलिसिस पे आ जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस देता है कि हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है और फिर ऐसा लगने लगता है कि डायलिसिस की प्रक्रिया की वजह से कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि डायलिसिस की प्रक्रिया जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि शरीर के अंदर के गंदे पदार्थ निकल रहे हैं, गंदगी निकल रही है। कभी कभी उसमें कुछ प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है शरीर के अंदर। तो जब डायलिसिस पे हैं आप तो प्रॉपर आपको एक आहार लेना पड़ेगा जिससे कि आपका शरीर प्रॉपरली मेंटेन रहे, बिल्ड रहे। और डायलिसिस से कमज़ोरी आती है, इससे कमज़ोरी नहीं आती। जो कमज़ोरी आती है डायलिसिस ना कराने से आती है। अगर मरीज़ डायलिसिस पे है और उसका नियमित रूप से डायलिसिस नहीं हो रहा है और शरीर के अंदर यूरिया या क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ रही है तो वो यूरिया क्रेटिनिन की मात्रा जो बढ़ रही है वो शरीर को कमज़ोर करती है। तो लोगों को इस प्रकार समझ में आता है कि मरीज़ की डायलिसिस हो रही है, चाहे डायलिसिस ठीक से ना भी हो रही हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये डायलिसिस हमारी चाहे महीने में एक बार हुई है या कभी एक आध बार हुई है, उससे हमें कमज़ोरी आ गई। इस चीज़ को शायद नज़रअंदाज कर लेते हैं वो कि गुर्दा इस वक्त इतना विफल हो चुका है और शरीर के अंदर इतना चेंजेस आ चुके हैं कि बीमारी ही शरीर को कमज़ोर कर रही है। तो नियमित रूप से अगर आप डायलिसिस कराएं तो ऐसा नहीं है। और प्रॉपर आप एक डायलिसिस का शेड्यूल फॉलो करें,
डायलिसिस की दवाइयाँ खाएं, डायलिसिस के साथ में जो भी परहेज़ और इलाज चलता है उसको लेते रहें, तो डायलिसिस से कमज़ोरी नहीं है। बल्कि हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं जो कि डायलिसिस करा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आपको ऐसा बाहर भी शायद देखने में मिल जाएगा, बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ पे डायलिसिस पे ज़ोर दिया जाता है, अच्छी तरीके से डायलिसिस कराते हैं पेशेंट्स, कि वो तो वहाँ पे एथलीट्स भी हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल्स भी हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेते हैं, या अलग अलग प्रकार के सारे ही कार्य जो कि एक साधारण आदमी करता है वो सभी करते हैं, है ना। अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, रेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अलग अलग प्रकार की एक्टर्स भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायलिसिस करने से बिस्तर पकड़ लेते हैं, ये सभी प्रकार के कार्य नॉर्मली कर सकते हैं। दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी सारे कार्य नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। अक्सर ये मन में आता है लोगों को कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज की डेट में इतनी तकनीक डेवलप हो गई है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, कि हम तो मनुष्य का गुर्दा मनुष्य में लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो रिसर्च और शोध इस पे चल रही है कि जानवरों का ऑर्गन मनुष्य के अंदर लगाया जाए। आपने पढ़ा होगा, आजकल में आज की ही न्यूज़ है कि 2 महीने पहले अमेरिका में एक सज्जन के पिग का हार्ट लगाया गया था, और वो चला था, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनका देहांत हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा उस वजह से। तो इसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि जानवरों से लिया हुआ अंग जो है मनुष्य में लगाया जाए। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो हमारे मनुष्य का अंग लेके मनुष्य में लगाने से है। तो उसके काफ़ी आगे अच्छी तकनीक डेवलप हो चुकी है। सर, हमारा अगला सवाल है कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंड सर अनरिलेटेड ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट क्या है? जी, किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कि किसी दूसरे का गुर्दा लेकर के और पेशेंट के यहाँ किडनी फिट करा जाता है ऑपरेशन के द्वारा, और फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी, अधिकतर आजीवन खानी पड़ती हैं। शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, कुछ समय बाद कम हो जाती हैं, और इन दवाइयों के द्वारा किडनी मेंटेन रहती है और आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद आपका यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं बिल्कुल। और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो किडनी डोनर है, जो गुर्दा देने वाला है, उसको किसी प्रकार का रोग ना हो शरीर में। सबसे ज़रूरी ये है कि उसके शरीर में शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, और उसको स्वयं को कोई ऐसा खतरा ना उत्पन्न हो गुर्दा देने से, उसको कोई कैंसर ना हो या इस तरह की कोई समस्या ना हो जिससे कि उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा आगे, और उसका एक गुर्दा अगर हम ले लेंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो उसका एक किडनी देने योग्य होना चाहिए वो। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारे जो शरीर है उसके अंदर 2 गुर्दे होते हैं, 2 किडनीज होते हैं। तो कहा यह जाता है कि, और मतलब ये कि ये वैज्ञानिक फैक्ट है, सत्य है कि एक गुर्दे पे आपका एक नॉर्मल जीवन चल सकता है अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो अगर आप निरोग हैं तो इसलिए कई लोग अपना एक गुर्दा दे देते हैं, और कई लोग आपने देखा होगा एक गुर्दे के साथ पैदा भी होते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपने सुना होगा कि उस एक ही किडनी मिला, लेकिन वो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है लाइफ लॉन्ग, उसको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो इस प्रकार से एक ही गुर्दे की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, एक गुर्दा आसानी से हम डोनेट कर सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तो अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी बीमार है, हमारे जो लॉ है इंडिया में, उस लॉ के तहत आप केवल गुर्दा उन्हीं को दे सकते हैं जिनसे कि आपका ब्लड रिलेशन है। जैसे कि आपके माँ बाप हो गए, माँ बाप से आप ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं, वाइफ से ले सकते हैं, ऑफ कोर्स उसमें कुछ वो होता है, लॉ होता है, बच्चों से ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को अगर गुर्दा रोग है और वो ट्रांसप्लांट के लिए उसकी आवश्यकता है, और आप उसके लिए आपकी पात्रता ठीक है देने के लिए, योग्य हैं आप गुर्दा देने के लिए, तो आप ज़रूर उसको दान करें गुर्दे को। अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उससे घबराने की बात नहीं है। और फिर वो गुर्दा लगाया जाता है, रिक्वायरमेंट लीगल सारे उसमें कुछ एंगल्स होते हैं, वो सब पूर्ण रूप से करे जाते हैं। और किडनी लगाने के बाद फिर आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं। जिसने गुर्दा दिया वो भी स्वस्थ रहता है। तो उसमें, और आज की डेट में पहले लोगों को डर होता था, पूरा पेट काट के गुर्दा निकाला जाता था। आजकल लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी एक तकनीक है जिसमें कि 2 छोटे 3-4 छोटे छेद करके पेट में किडनी को निकाला जा सकता है, और उसके बाद फिर
लगाया जा सकता है वो मरीज़ के। तो इस प्रकार का एक कॉस्मेटिक जिसे बोलते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग घबराते हैं हमारी शरीर पे बड़े बड़े निशान हो जाएंगे और हमारी बनावट शरीर की बिगड़ जाएगी। तो वो भी नहीं, आजकल तकनीक से अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी के, वो भी करा जा सकता है। शुक्रिया सर। सर आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही विस्तार से अच्छे से उत्तर दिए हैं। मैं बस आखिरी प्रश्न ये करना चाहूँगी कि विदेशों में इलाज के कंपैरिजन में हमारे देश में किडनी का इलाज किस स्तर का है, और सर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? जी धन्यवाद। देखिए, विदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ गुर्दा रोग का इलाज बहुत विकसित है, बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत सस्ता है। अब मैं आपको, कल ही एक सज्जन है जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो बता रहे थे कि विदेश में किसी कंट्री में रहते हैं, पाश्चात्य देश में रहते हैं, वहाँ पे उनको किसी प्रकार की समस्या हुई गुर्दे की, तो डॉक्टर से उनको, क्योंकि वहाँ पे सरकार के तहत ही इलाज होता है, सरकारी स्कीम के तहत इलाज होता है, तो उन्हें डॉक्टर से मिलने का जो समय मिला वो 2-3 महीने बाद का मिला। तो बोले कि हम बहुत परेशान हुए। फिर हमने, क्योंकि इंडियन थे वो, तो उन्होंने फिर यहाँ पे संपर्क करा अपने जान पहचान के डॉक्टरों से, तो उनको परामर्श मिला। तो यहाँ पे तो बहुत ही सस्ती सरल सुविधाएं हर प्रकार के रोग की उपलब्ध हैं, और सरकार ने भी इस के लिए काफ़ी कुछ काम कर रखा है। आजकल सरकारी अस्पतालों में भी हर प्रकार के कॉम्प्लिकेशन का, जैसे गुर्दे रोग हो गया, दिल का रोग हो गया, दिमाग का रोग हो गया, हर प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और जो तकनीक आजकल आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अमेरिका में मिलती हो और इंडिया में ना मिलती हो। तकनीकी आइटम भी, दवाइयाँ भी सभी प्रकार के मिलते हैं। तो परेशानी किसी प्रकार की नहीं है, सारे प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। और केवल इतना है कि थोड़ा सा भरोसा आप लोगों को चाहिए कि डॉक्टर से जिनसे इलाज करा रहे हैं वो ठीक से इलाज कर रहे हैं, और ठीक डॉक्टर को चुन लें, और जानकार डॉक्टर को चुनें जो कि गुर्दा रोग के बारे में जानकारी रखते हैं और उसका इलाज करते हैं और कर चुके हैं। और एक पूर्ण रूप से समस्या का समाधान जो भी किसी विदेशी देश में होगा वो हो सकता है आपका। और दूसरा आपका सवाल है कि मैं यहाँ मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर बेंद्रे किडनी सेंटर नाम है मेरे सेंटर का, मंगल पांडे नगर में स्थित है। जो संपर्क का नंबर है उसको जो चाहें लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे कमेंट में भी डाल दूँगा, 9258 440 141, इस पे बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं फेसबुक पे भी हूँ वैसे, जो मेरा हैंडल है सब लोगों ने देख ही लिया होगा। इस पे अपना कोई भी प्रकार का कमेंट या मैसेज डाल सकते हैं, मैं अगर समय मिलेगा उसको ज़रूर चेक करूँगा, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को वर्ल्ड किडनी डे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ तो नहीं दूंगा मैं, किसी भी शरीर के अंग के लिए लोग जो इसके लिए बधाइयाँ देते हैं, तो बधाई, गुर्दा बधाई का पात्र तो है ही। बधाई तो कुदरत की है जिसने इस प्रकार का एक शरीर का अंग बनाया है जिसका कि आज तक जटिलताएं हम समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, वर्ल्ड किडनी डे पे मैं ज़रूर कहूँगा, समय निकाल के, या तो अगर आपको ये वीडियो है तो इसे सुन लीजिए, नहीं तो ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए गुर्दे के बारे में और गुर्दे की बीमारियों से कैसे बचना है इसके बारे में। और इसी प्रकार से अलग अलग शरीर के अंगों के अलग अलग दिवस होते हैं, सबके बारे में जानकारी करेंगे तो आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रख पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही मेरी मनोकामनाएं हैं। जय हिंद, नमस्कार।